नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज़। मैं हूं मनीष भदौरिया और आज हमारे साथ मौजूद हैं राजेश राय जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और सेवा निवृत्त हो रह चुके हैं विशेष कार्य अधिकारी के रूप में सूचना विभाग से। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। राजेश, जैसे कि आप इस समय देख रहे हैं कि एनडीए वर्सेस इंडिया का इस समय दंगल चल रहा है। इस दंगल में आपको क्या लगता है कि 2024 के लोकसभा में ये जो ऊँट है किधर बैठने वाला है? आज की जो परिस्थिति है जी, उसमें एनडीए की बढ़त साफ साफ दिख रही है। जी, हम इधर दो चार क्षेत्रों में घूमे भी हैं, जी। एक दो प्रांतों में बाहर भी गए हैं। जी, देखने पर साफ दिख रहा है कि अभी एनडीए जी, बढ़त पर है जी। और 2024 में जो आज की स्थिति है जी, वो उसमें एनडीए जी, साफ साफ बढ़त पर है और फिर सरकार बनाने की स्थिति में है। जी, आगे की स्थितियां क्या बनेंगी ये अभी थोड़ा टाइम बचा हुआ है, तो उसका कुछ निर्धारण करेंगे। लेकिन आज की स्थिति में एनडीए बढ़त पर है और मोदी मैजिक काम कर रहा है। जी। अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें राहुल गांधी और इंडिया के जितने भी वरिष्ठ राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं उन्होंने भी अपना सम्मिलित होकर अपने अपने वक्तव्य दिए, अपना बयान दिए हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, इंडिया, एक तो इन लोगों का नाम का चयन ही बहुत गड़बड़ हुआ है। जी, जी, वो IND डॉट डॉट बीच में इतना लंबा नाम इन लोगों ने खींच दिया है। वो तो धोखाधड़ी, एक इंडिया कहना ही एक धोखाधड़ी है। जी, जी, दूसरी चीज़ें, ये 3 बैठक कर चुके हैं जी, और 3 बैठकों का परिणाम आज जो निकला, एक अपना लोगो ये तय नहीं कर पाए। जी, लोगो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन इसके लिए इनको अगली बैठक फिर तय करनी पड़ रही है कि हमें इसका लोगो क्या होगा, तथाकथित इंडिया का। जी, तो ये अभी ये लोग सामंजस्य, आज की स्थिति में सामंजस्य नहीं बैठ पाए हैं। अभी मैंने उनकी जो है संचालन समिति देखी है, 13 लोगों की जो संचालन समिति बनी है, जी, उसमें भी कोई तालमेल नहीं है। जी, कुछ पार्टियों के अध्यक्ष उसमें काम कर रहे हैं, नाम दिया गया है, स्टालिन है या शिबू सोरेन है, जी, फारूक अब्दुल्ला हैं, मुफ्ती हैं, तो ये लोग अपनी पार्टियों के हेड हैं। जी, दूसरी कुछ पार्टियों के उसी में बहुत हल्के लोग, लप्पू झन्ना टाइप, आप देख लीजिए इसको, जो अभी किसी जावेद खान को सपा ने दे दिया, उसको सदस्य उसमें बनाया गया है। तो एक तरह से देखने में ही लग रहा है कि बिखरा बिखरा हुआ ढांचा है ना। कोई पार्टी सुप्रीमो किसी पार्टी का है और किसी का बहुत हल्के लोग जो है उसमें जो है संचालन समिति में हैं। तो अब मुझे नहीं लगता कि ये संचालन समिति आगे एनडीए का संचालन कर पाएगी, ये असंभव लग रहा है। राजेश जी, आपने कहा कि कहीं भी इंडिया ठहर नहीं रही है। अगर इसकी बात करी जाए तो आपको ये कैसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं एनडीए इंडिया पर हावी हो रही है और ये जो समीकरण बैठाया जा रहा है, समीकरण किसी काम नहीं आने वाला है 2024 में? नहीं, वो सीधे सीधे वो मोदी का काम और उत्तर प्रदेश में भी योगी का काम, लोग उससे संतुष्ट हैं। हमको लगता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अभी मोदी जी का जो छवि दिखी है ना, उसका असर भी जो है, अभी जो G20 होने जा रहा है, अभी जो ये इसरो का चंद्रयान का वो जाना हुआ, तो वो सब मोदी जी के कामों में अनायास जुड़ते चले जा रहे हैं, अच्छे कामों में जुड़ते चले जा रहे हैं। और मोदी की क्रेडिट न लोग नहीं देना भी चाह रहे हैं, लेकिन उनको अपने आप वो क्रेडिट मिल रहा है। अभी सूर्य पर जाने के लिए जो L1 का हो रहा है, तो देखिए मोदी उसके लिए बहुत प्रयास नहीं कर रहे हैं कि हमको इसको क्रेडिट मिले, लेकिन ये जो असंभव से काम जो इतने 75 सालों में नहीं हुए अब हो रहे हैं, तो उसका क्रेडिट अपने आप मोदी को जा रहा है। चाहे अयोध्या की बात हो, चाहे काशी विश्वनाथ की बात हो, चाहे आपका जो है चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग भी बहुत ही सफलतापूर्वक हुई है,
तो उसको लेकर कहीं ना कहीं देशवासियों में काफ़ी हर्षोल्लास भी है और पूरा जश्न मनाया गया इसको लेकर। तो कहीं ना कहीं इसको आपको लगता है कि 2024 में ये वोट बैंक के रूप में तब्दील हो सकता है? देखिए, अयोध्या का मुद्दा तो भाजपा पहले से कहती रही है कि हमारा ये वोट का मुद्दा नहीं है जी। ये हमारा या देश का एक सांस्कृतिक मुद्दा है और देश की जनता को हम ये अपना वादा जो हमने किया है ये पूरा करेंगे। तो अयोध्या से तो बहुत लाभ नहीं मिलने वाला है। ठीक है, हमारे बहुत सारे लोगों की भावनाएं जो है संतुष्ट हुई हैं, अयोध्या से लोग खुश हैं, लेकिन और भी उससे बड़े बड़े काम हो रहे हैं। आप देखेंगे तो हमारी सैन्य ताकत कई गुना बढ़ी है। हम तो अभी बॉर्डर पर घूम करके आए हैं, सारी सड़कें 4 लेन हो रही हैं, जिनको सेना को गुवाहाटी से और तवांग तक पहुंचने में 3 दिन लगता था, वो अब रास्ता जो है 1.5 दिन में तय किया जा रहा है। इसी तरह से अभी ये बद्रीनाथ, केदारनाथ, जितने भी बॉर्डर रोड हैं उन पर बड़ी तेज़ी से काम हो रहा है। अपना सैन्य क्षेत्र में यहाँ भी काम हो रहा है, एचएल काम कर रहा है, तेजस पर काम हो रहा है और बहुत सारी रक्षा के क्षेत्र में हमारी जो वृद्धि हुई है अभी लेकर के जो इसका जो हुआ है, सैनिकों के लिए जो सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। पहले आज से जब 62 के युद्ध में लोग कहते थे कि हमारे सैनिकों के पास मोजे नहीं थे, जूते नहीं थे, बहुत सारे सैनिकों के पैर गल गए थे, लेकिन आज उनके पास ऐसी वर्दी है कि वो अपने को गश्त के समय गर्म रख सकते हैं और बहुत सारी सुविधाएं हैं। हमारे सैनिकों का मनोबल बढ़ा हुआ है और उनको बहुत सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, वो भौतिक तौर पर भी, रक्षा सामग्री के तौर पर भी, और जगह जगह बॉर्डर पर जो आज तक जैसे चीन की धमकी के बाद आप उधर एयरपोर्ट नहीं बना पा रहे थे, हेलीपैड नहीं बना पा रहे थे, अब हम सीमा से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर जो है पूरे पूर्वोत्तर में जाने के लिए हमारे पास एक भी एयरबेस था, बागडोगरा और गुवाहाटी का, लेकिन आज हम 40 किलोमीटर की दूरी पर हम एयरपोर्ट बना रहे हैं। तो रक्षा के क्षेत्र में भी बहुत काम हुआ है, देश समृद्धशाली हुआ है, बहुत सारे अब हम रक्षा सौदों का एक्सपोर्ट करने की स्थिति में आ गए हैं। तो मोदी सरकार ने जो काम किया है वो अतुलनीय काम किया है, लेकिन अब इस तरह का जो एनडीए के मुकाबला करने के लिए जो उनके पास लोग होने चाहिए, जो सोच होनी चाहिए, वो तथाकथित इंडिया के पास आज नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल। उनको सदस्य बनने के लिए आज के हम तो संचालन समिति देखकर ही दंग रह गए कि ये क्या लड़ेंगे लोग जो है। जी। आप कितने लोग यहाँ जावेद खान को जानते हैं? हम तो नहीं, अभी नाम सुने थे कि वो यहाँ सपा जैसी बड़ी पार्टी में, उत्तर प्रदेश की एक अच्छी पार्टी जो सत्ता में रही है, उसके एक मेरे मामूली आदमी को आपने जो है संचालन समिति में, राष्ट्रीय संचालन समिति में रखा है उसके। लल्लन सिंह हैं जैसे वो जेडीयू के, इस तरह के हल्के फुल्के, राघव चड्ढा को दे दिया। तो जो आपको यहाँ से मुकाबला करना है, जिनसे मुकाबला करना है, वो अंदर जो लोग बैठे हैं, आप कहाँ शरद पवार बैठेंगे, कहाँ जावेद बैठेंगे। कहा जाता था कहीं ना कहीं इंडिया का कोई भी तो वो ढांचा नहीं बन पा रहा है। कुल मिला के पूरी तरह से एक तरह से डिस्ट्रॉय चीज़ें होने वाली हैं। अब आपने सर डिफेंस की बात करी है, तो अगर डिफेंस की बात की, मोदी गवर्नमेंट आने के बाद आपको डिफेंस पिछली और अब जो स्थिति सेना की है, कितना बदलाव आपको नजर आता है? क्या पब्लिक को पता नहीं है, लेकिन 84 के बाद मिग जो खरीदे गए थे उसके बाद 14 तक कोई भी लड़ाकू विमान नहीं खरीदे गए। बोफोर्स कांड के बाद जो राजीव गांधी जी के प्रति जो है विवाद बढ़ा बोफोर्स के कारण, वो बोफोर्स के बाद तोप के गोले तक नहीं खरीदे गए थे। लेकिन 14 में मोदी सरकार आते ही सबसे पहला काम
इस पर शुरू किया गया। और रक्षा के क्षेत्र में क्या हो सकता है, अभी असम में जो ब्रह्मपुत्र नदी पर 14 किलोमीटर का पुल बना है, जी हमारे पूर्वोत्तर की दूरी बहुत सारी कम हो गई जो है। जी तो इस तरह से रक्षा के क्षेत्र में, सीमाओं की सुरक्षा के क्षेत्र में मोदी सरकार जो 50 सालों में 75 सालों में नहीं हुआ है, वो काम अब जा कर के हो रहा है और हम तेज़ी से उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और उसका परिणाम दिख रहा है। आज कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद वो जो पत्थरबाजी करने वाले थे, पैसे दे करके लोग पत्थरबाजी कराते थे, आज पत्थरबाजी का कहीं नाम तो नहीं सुनाई पड़ता है। पूरे कश्मीर में आप घूम आइए, आप भले ठीक है सुरक्षा बल लगाए गए हैं, लेकिन जो पत्थरबाजी हो रही थी वो पत्थरबाजी या अराजकता का जो माहौल था, कहीं भी किसी को कभी भी बम फट जाता था। श्रीनगर की सड़कों पर आप डल झील घूमने गए हैं, आगे देखती है तो आगे बम फट गया। तो वो घटनाएं अब बंद हो गई हैं और इस सब का लाभ जो है, आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय खबरें भी जो आ रही हैं, पाकिस्तान से आ रही हैं, जो पीओके से खबरें आ रही हैं, वो सब में तो हमको लगता है भारत की जयकार हो रही है और वो खास करके मोदी की जयकार हो रही है। तो एनडीए इन लोगों से बहुत आगे चला गया है और इनकी बयानबाजी से, जो इंडिया वाले बयानबाजी कर रहे हैं या उसके कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं जिन पर कांग्रेस का पूरा भविष्य टिका हुआ है, आप एक तरह से कहें कि जिनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए कांग्रेस लालायित है, उनके बयानों से लोगों को चिढ़ होने लगी है। आप जिस तरह के उलझुल बयान दे रहे हैं, कभी अडानी, कभी चीन, कभी वो, तो उसके लिए जो है वो कांग्रेस से तो और इंडिया से एनडीए का कोई अभी मुकाबला दिख नहीं रहा है। राजेश जी, इंडिया में जो पीएम के चेहरे की बात हो रही है, ये एक हास्यास्पद शब्द बनकर रह गया है। किसको देखें? ममता बनर्जी को देखें, राहुल गांधी को देखें, प्रियंका गांधी को देखें, लालू यादव देखें, आखिर किसको देखें? कुल मिलाकर कहा जाए तो किसी को भी देखने की जनता की कोई ख्वाहिश है ही नहीं। तो आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को कि ठग प्रबंधन है क्या पूरा ये भी एक सबसे बड़ी समस्या है। अभी वहाँ जो पोस्टर लगे थे वो कुछ लोगों ने लगा दिए थे, नीतीश को प्रधानमंत्री के रूप में देख रहे हैं जी। जो बिहार जैसे प्रदेश में कभी अपने बल पर मुख्यमंत्री नहीं बन सका जी। वो कभी भाजपा के कंधे पर, कभी लालू के पार्टी जो है के कंधे पर वो बैठ करके कभी न कभी इसी तरह से तीन तिकड़म से मुख्यमंत्री होते रहे। वो प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं, उनकी पार्टी प्रधानमंत्री का सपना देखती है। तो ये हास्यास्पद स्थिति है, ये तो मजाक जैसा लगता है जी। दूसरे अभी जो नाम नहीं आ रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा प्रबल दावेदार एक व्यक्ति और उभर कर आएगा जिसको लोग अभी नाम नहीं ले रहे हैं जी। वो हैं आपके अरविंद केजरीवाल जी। अरविंद केजरीवाल जी। अच्छा, अभी नाम उनका नहीं लिया जा रहा है, लेकिन वो हैं, वो लाइन में सबसे आगे वो लाइन में है। राहुल जी की स्थिति ऐसी ही है कि वो छोड़े भागे जा रहे हैं, वो अध्यक्ष हम नहीं लेंगे, अध्यक्ष पद हमें नहीं चाहिए। और इस तरह से दूसरे लोगों में अभी बहुत सारे मतभेद और ये स्थितियां बनेगी। अभी ये कोई इस बारे में इंडिया में बोलने की भी स्थिति में नहीं है। अभी कल तक खबर चल रही थी कि उसके अध्यक्ष जो है चुनाव संचालन समिति के वो बनेंगे खरगे जी, लेकिन खरगे जी को भी आज एक तरह से किनारे कर दिया गया। तो स्थितियां बहुत सरल और सामंजस्य वाली दिख नहीं रही हैं। तो अब राजेश जी, उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में मायावती को आप किस स्तर पे देखते हैं, अखिलेश यादव जी को किस स्तर पे देखते हैं, और कांग्रेस की क्या स्थिति आप इस समय देखते हैं? मायावती जी 4 बार यहाँ से मुख्यमंत्री रही हैं। उत्तर प्रदेश में उनका एक वोट है
वो जो वोट है वो अभी मायावती के पास है। वो भले सत्ता से बाहर हैं, पिछले जो 2 इलेक्शन हुए उसमें तो बिल्कुल जीरो की कगार थी जीरो की कगार पे हैं, लेकिन वो अगर वोट उनका कहीं प्लस होता है, जी। अगर वो कहीं गठबंधन करती हैं तो वो स्थितियां बदल सकती हैं, वो प्रभाव डाल सकती हैं। अगर अकेले लड़ेंगी तो मुझे नहीं लगता कि 1-2 सीटों से ज़्यादा वो पाएंगी, लेकिन अगर वो वोट उनका कहीं जुड़ता है, जैसे पिछली बार जुड़ गया था अखिलेश के कारण, तो 10 सीटें वो खुद निकाल ले आई थी और 5 सीटें छपा को मिल गई थी। लेकिन अगर अकेले लड़ेंगे तो मुझे नहीं लगता कि जो है वो 1-2 सीटों से ज़्यादा पाएंगी। लेकिन मायावती का वोट बैंक अभी है, ये मानना पड़ेगा। अब वो कैसे कहाँ क्या मैनेज करती हैं, कैसे कहीं जुड़ती हैं नहीं जुड़ती हैं, ये तो आगे जो चुनावी गठबंधन और वो समय आएगा उस पर जो है निर्भर करेगा। अखिलेश यादव जी की क्या स्थिति है? अखिलेश जी का भी अकेले जो है मुश्किल है। उत्तर प्रदेश में हमें नहीं लगता है 2019 के चुनाव से स्थितियां भाजपा और एनडीए के पक्ष में बेहतर बनी हैं। इसलिए उसी चुनाव को आप उससे बेहतर मान करके चलिए जो अखिलेश जी ने पिछले चुनाव में किया था, उससे अच्छा करने की स्थिति में मुझे नहीं दिख रहे हैं। तो आज वीआईपी न्यूज़ में हमारे साथ राजेश राय जी थे, जिन्होंने इंडिया वर्सेस एनडीए के नब्ज़ को टटोला, राजनीतिक नब्ज़ को टटोला और ये समीकरण निकालने की कोशिश की कि आखिर एक किस स्थिति में इंडिया नज़र आती है और किस स्थिति में एनडीए नज़र आता है। कुल मिलाकर कहा जाए तो निष्कर्ष सिर्फ इतना निकलता है कि इंडिया कहीं भी नहीं ठहर रही है और 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी की दावेदारी बेहद मजबूत है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले नए किसी शख्सियत के साथ आपके साथ मुखातिब होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद।